हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम पे। एग्रीकल्चरल इनकम, खेती की इनकम हमारे देश में एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, खेती को हमारे देश में प्रमोट करना चाहती है, इंकरेज करना चाहती है। हमारे देश का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और हमारे देश के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से हमें बहुत सारी फॉरेन करेंसी भी अर्न करने को मिलती है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत हाई है, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर पाती है। तो गवर्नमेंट इस एक्टिविटी को और भी ज़्यादा इंकरेज और प्रमोट करना चाहती है, इसलिए इसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े लोगों की बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत ही वेरीड इनकम ग्रुप के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे देश के जो किसान हैं वो हमारे देश के रईसों में से एक हैं और हमारे देश के कुछ किसान बहुत ही गरीब हैं जो छोटे से अमाउंट का कर्जा भी अगर ले लेते हैं तो शायद उन्हें पे नहीं कर पाते और ना पे कर पाने पे खुदकुशी भी कर लेते हैं। हमारे देश के कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास हमारे देश की महंगी से महंगी कारें हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी इंपोर्टेड कार जो हमारे देश में आई हैं वो किसके पास है? हमारे देश के फार्मर्स के पास हैं। कुछ स्टेट्स हैं, पंजाब वगैरह के फार्मर्स बहुत रिच हैं और बहुत सारी जगह पे देखेंगे आप फार्मर्स बहुत पुअर हैं। तो जब गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट करती है तो मेरे मन में एक ख्याल आता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे देश में किसान कैसे कैसे हैं पहले मैं ये बताऊंगा, फिर आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर हम बना दें, हालांकि हम बना नहीं पाएंगे, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, इस बात को ऐसे कहते हैं, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ तो आप किन किसानों की इनकम को एग्जेम्प्ट करोगे? चलिए बात करते हैं। एक किसान ऐसा है जिसके पास छोटी सी अपनी जमीन है, वो अपनी खेती करता है और थोड़ा बहुत कमा लेता है। अपनी छोटी सी जमीन, अपनी खुद खेती करता है और जो प्रोड्यूस होता है उसको बेच के कमा लेता है। दूसरा किसान, वो जो लेबर की तरह दूसरों की जमीन पे काम करता है और रोज की मजदूरी पाता है। तीसरा किसान, वो किसान जो अपनी जमीन पे मजदूरी करवा के फसल उगाता है, फिर फसल बेच के कमाता है, खुद मजदूरी नहीं करता, उसके पास जमीन है, हालांकि वो भी किसान है, ठीक है, मजदूरी किसी और से कराता है। ये तीसरे किस्म के किसान हो गए। चौथे किस्म का किसान हमारे देश में पता है कैसा है? ये वो किसान है जिसके पास बड़ी जमीन है और वो जमीन कोई किराए पे दे देता है किसी और को खेती करने के लिए और अपने कुछ नहीं करता, हाथ भी नहीं हिलाता है और किराए से जो पैसा आता है उससे आनंद उठाता है। इस तरीके के किसान भी हैं जो खेती के लिए जमीन ही किराए पे दे देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई कौन से किसानों की इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए, तो यहां तो शायद आप जवाब मुझे लाइव नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर ये जवाब दीजिए। मैं तो चाहूंगा आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाइए। पहले मैं देख लूं, स्टैब्लिश कर लूं कि भाई देखें आपका ओपिनियन क्या है, कौन से किसान की इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए आपके हिसाब से। मैंने 4 किसान बताए हैं। पहला किसान कौन है? जो छोटी सी जमीन है, खुद ही फसल उगाता है और जो भी फसल उगती है उसको बेच के कमाता है। दूसरा जो मजदूरों की तरह दूसरों की जमीन पे काम करता है। तीसरा जो मजदूरी करा के खेती कराता है। चौथा जो जमीन को किराए पे दे देता है और किराए की इनकम आती है, वो किराए पे दे देता है किस लिए? खेती करने के लिए किसी को, और किराए की इनकम आती है, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? तो प्राइमा फेसी मैंने देखा है कि बच्चे जनरली ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि सर ये जो किराए से खेती की जमीन से कमा रहे हैं ना उसका मत करिए, ठीक है, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो लोग मजदूरी करा के कमा रहे हैं ना, उनकी भी इनकम एग्जेम्प्ट मत कीजिए। तो हम पूछते हैं भाई किसकी करें?
तो कहते हैं सर वो जो खेती की ज़मीन छोटी सी रखा है ना, जो खुद ही कमा रहा है, खुद ही ये मजदूरी कर रहा है, उसकी इनकम एग्जाम कर दीजिए, उस पर मत टैक्स लीजिए। तो हम कहेंगे बेटा 7 लाख रुपए तक की इनकम पे न्यू स्लैब के अंतर्गत तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता। वो छोटी सी जमीन पे कमा रहा है, गरीब किसान है, तो कितना गरीब है भाई कि 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा ले रहा है? क्या वो 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा ले रहा होगा? 7 लाख रुपए का मतलब समझते हो? एक महीने का कितना हो गया? 50,000 से भी अधिक हो गया, 58,000 रुपया। हमको बताइए कोई गरीब किसान बताइए जो 58,000 रुपया कमा लेता है, गरीब है फिर भी, गरीब किसान। अरे बेटा कॉर्पोरेट्स में नौकरी 58,000 रुपये की नहीं मिलती है, वो किसान गरीब कहाँ से 58,000 रुपये बना ले रहा होगा? यानी उसकी इनकम एग्जाम करने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही टैक्स फ्री है। दूसरा, वो मजदूर, आपको इमोशन में आके बोल रहे थे सर वो मजदूर की इनकम एग्जाम कर दीजिए ना, जो दूसरों की जमीन पे जाके खेती कर रहा है। हम आपसे पूछेंगे अगर वो मजदूर है किसान, तो कितना रुपया मजदूरी पा जा रहा होगा? 58,000 रुपये महीने की मजदूरी पा जा रहा होगा, यानी मोटा मोटी होता है 1,900 रुपया पर डे। कौन से मजदूर को 1,900 रुपये पर डे की मजदूरी मिलती है? हमको ये बताओ। ऐसा कोई मजदूर ही नहीं होता, यानी उसको वैसे ही टैक्स नहीं देना है। यानी टैक्स देना किसको है? ये जो बड़े किसान हैं, जो लोग मजदूरी करा रहे हैं दूसरों से और खूब बड़ी खेती कर रहे हैं, और या फिर खेती की जमीन को किराए पे दे दिए, बड़ी सारी जमीन और खूब बड़ा लंबा चौड़ा किराया आ रहा है, वो। सच पूछिए तो हमारे देश में खेती हो ही इन्हीं की वजह से रही है। अगर ये इन लोगों को गवर्नमेंट इंकरेज नहीं करेगी, प्रमोट नहीं करेगी, तो खेती नहीं हो पाएगी। जो बंदा खेती के लिए बड़ी सी जमीन किराए पे दिया था कि इस पे खेती हो जाए, कल को गवर्नमेंट कहेगी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है, तो हो सकता है उसके मन में आ जाए कि क्यों हम खेती के लिए जमीन को किराए पे दे। एक काम करते हैं, इस पे क्या करते हैं, एक मल्टी फ्लोर की कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, एक मॉल बनाते हैं, उसका किराया आएगा, वो लेंगे हम, जब टैक्स ही देना है तो। राइट। तो यानी गवर्नमेंट को इंकरेज और प्रमोट उन्हीं को करना है जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं भाई, इन्हीं की वजह से देश में खेती हो पा रही है। ठीक है, वो गरीब किसान जो मजदूरी कर रहा है कहीं या छोटी सी होल्डिंग लेके, उनकी वजह से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा कंट्रीब्यूशन तो इन्हीं की वजह से आएगा। तो गवर्नमेंट इनकी भी इनकम एग्जेम्प्ट कर रही है, गवर्नमेंट ने सभी इनकम को एग्जेम्प्ट कर रखा है। क्लियर है बात आपको? तो देखिए, आपको जब कानून पढ़ेंगे ना तो आपको इमोशन से नहीं पढ़ना है, इमोशनल डैमेज आपको जरूरत से पढ़ना है देश की। ठीक है, ये जो लॉ बनते हैं ना, ये देश की जरूरत के हिसाब से बनते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम में क्या लिखा हुआ है? लिखता है एग्रीकल्चरल इनकम इज टोटली एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम पे 1 पैसा टैक्स नहीं है, पूरा इनकम एग्जेम्प्ट है। आप 1 रुपया कमाते हो, 1 करोड़ रुपए कमाते हो, 100 करोड़ रुपए कमाते हो, सब एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। एग्रीकल्चरल इनकम दो एग्जेम्प्ट is to be aggregated in the case of certain SSA for the purpose of determining the rate of tax on non-agricultural income। कह रहे एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा, इसके लिए हम एग्रीकल्चरल इनकम को भी एग्रीगेट करके देखेंगे। इस बात का मतलब क्या है? हालांकि इस बात का जो मैं मतलब अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आधा अधूरा मतलब बताने जा रहा हूं। आज की क्लास में ये बात नहीं होगी, ये बात होगी आपसे अगली क्लास में, इस लाइन का मतलब। तो अभी आप कुछ नोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ नोट कर लिया और बाद में आप भूल गए कि सर ने तो ये आधी अधूरी बात बताई है, तो आप सोचोगे यही पूरी बात है और आपको याद तो कुछ रहता नहीं है। तो अभी कुछ नोट मत करना, बस इस बात का थोड़ा सा मतलब समझ लो। जब इस बात को डिटेल में करेंगे, राइट, इस बात को करने में तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल शॉर्ट में इस बात को समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है। आप देखेंगे कि हमारे देश में ना इनकम पे टैक्स जो लगता है वो स्लैब्स के हिसाब से लगता है। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी कहना चाहती है आप जितने ज्यादा अमीर हो उतना ज्यादा टैक्स लेंगे। जब कम इनकम है तो रेट ऑफ टैक्स भी कम है, ज्यादा इनकम होगी रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ जाएगा। यानी जो रेट ऑफ टैक्स है वो आपकी रईसियत पे है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? जो इंसान ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो मान लीजिए आप एक पर्सन हो जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम नील है, लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी कितनी है? मान लेते हैं 8 लाख रुपया।
एक बात बताइए, अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपया है, न्यू स्लैब के हिसाब से बात करें, तो आप किस रेट पे टैक्स देते हो? 3 लाख तक नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%। आप 10% के रेट से टैक्स देते हो। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि सरकार कहती है भाई आप कम कमाते हो, आप ज्यादा कमाते हो तो और ज्यादा रेट लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अब एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग, ये केस 1 था, केस 2 लेते हैं, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम 20 लाख रुपए है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख रुपए है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ये हमको मालूम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अमीर हो कि नहीं हो, मतलब सरकार की नजर में क्या आप इससे ज्यादा अमीर हो? हाँ, जो लोग कम कमाते हैं सरकार उनसे कम टैक्स लेती है, जो लोग ज्यादा कमाते हैं सरकार उससे ज्यादा टैक्स लेती है। ठीक है, तो अब सरकार कहेगी कि आप जो कमाते हो वो 15 लाख रुपए से भी ज्यादा है, 15 लाख रुपए के ऊपर 30% के रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, देखा जाए तो आप 15% से ज्यादा कमाते हो, आपका स्लैब कौन सा है? 30% वाला, इसलिए हम आपसे 30% के रेट से टैक्स लेंगे। किस पे? इस 8 लाख पे। टैक्स 20 लाख पे नहीं लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। टैक्स 20 लाख रुपए पे नहीं लेंगे, टैक्स तो 8 ही लाख रुपए पे लेंगे, लेकिन टैक्स 8 लाख रुपए में 10% के रेट से नहीं लेंगे, क्योंकि तुम अब कम कमाने वाले व्यक्ति नहीं हो, कमाने वाले तो ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति हो ना। आप ऐसे समझिए, रेट ऑफ टैक्स डिपेंड करता है कि आप कमाते कितना हो। ज्यादा कमाते हो ज्यादा टैक्स, कम कमाते हो कम टैक्स। तो सरकार कह रही है 8 लाख रुपए पे टैक्स हम ज्यादा कमाने वाले लोग जो होते हैं उसके हिसाब से लेंगे। क्यों? क्योंकि कमाते तो तुम ज्यादा ही हो ना। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ टैक्स 30% का होगा। हालांकि हम 20 लाख रुपए पे टैक्स आपसे नहीं लेंगे क्योंकि वो टोटली एग्जिम्प्ट है। क्लियर है? अभी इसको नोट मत कीजिएगा, ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने मतलब समझाने की कोशिश की आपको। नाउ एग्रीकल्चरल इनकम मींस, एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब होता है? एनी रेंट और रेवेन्यू derived from land which is situated in India and is used for agriculture purposes. इतनी कहानी जो मैंने सुनाई, अगर मैं आपको ये नहीं सुनाया होता और आपसे कहता कि किराया, जमीन को किराए पे दे दिए और किराया आ रहा है, खेती के लिए किराए पे दिए और किराया आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, तो आपको ये बात नहीं समझ में आती। लेकिन इतनी कहानी सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि बेटा वही तो जमीन किराए पे दे रहा है, तभी तो खेती हो पा रही है। इसलिए सरकार कह रही है ये जो किराया आ रहा है ना, अगर आप किसी जमीन से किराया पा रहे हो, लेकिन लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, वो खेती की जमीन इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है, आपने खेती की जमीन इंडिया में किसी को किराए पे दी, उस पर अगर खेती हो रही है एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो उस पर किराए की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, यानी वो किराए की इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, देखिए जो खेती की जमीन होती है ना, वो और भी पर्पसेस के लिए दी जाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कुछ समय पहले कि आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है विच यू हैव गिवन फॉर अ फिल्म शूटिंग। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपने फिल्म की शूटिंग के लिए वो एग्रीकल्चर लैंड किसी को दी है। क्या फिल्म शूटिंग में एग्रीकल्चर लैंड यूज होती है? हाँ, अरे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आप देखिए, जो सरसों का खेत था उसमें होता है ना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, था कि नहीं? तो अगर ऐसा है तो निश्चित है कि जो प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म होगा वो उसने पैसे दिए होंगे उस खेत के लिए, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी? ये इनकम टैक्सेबल होगी, क्योंकि लैंड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। जमीन तो खेती की थी, लेकिन किराए की इनकम एग्जेम्प्ट कब होती है? जब जमीन खेती की हो और उस पर खेती हो रही हो, खेती के लिए दी गई हो। जमीन तो खेती की थी, लेकिन दी गई थी फिल्म की शूटिंग के लिए, खेती के लिए नहीं। इसलिए जो फिल्म की शूटिंग के लिए जब जमीन किराए पे दी गई, तो उससे जो पैसा आएगा वो क्या है? टैक्सेबल। ठीक है, बी, एनी इनकम डेराइव फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, by way of agricultural operation, including the processing of agriculture produce raised or received as rent in kind, including बाद में पढ़ते हैं। any income derived from such land by way of agriculture operation, agricultural operation करके उससे कोई इनकम कमाया। एग्रीकल्चर ऑपरेशन करके इनकम कैसे कमा सकते हो? अगर आप किसी दूसरे की जमीन पे खेती कर रहे हो तो आपको मिला होगा वेजेस,
एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके क्या होता है, देखो अपनी जमीन पे कर रहे होगे तो फसल उगी होगी जिसको बेच के कमाओगे, और किसी दूसरे की जमीन पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन की होगी तो आपको क्या मिली होगी, मजदूरी मिली होगी, यानी कि वेजेस। तो ये दो तरीके की चीजें हो सकती है, वेजेस भी हो सकता है और सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हो सकता है। कैसे, फिर से रिपीट करते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशन खुद की जमीन पे की हो तो फसल उगी होगी वो बेचोगे, उससे इनकम आएगी, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अगर दूसरे की जमीन पे एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए होगे तो आपको मजदूरी मिली होगी, वो मजदूरी भी एग्रीकल्चर इनकम है। इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस raised or received as rent in kind so as to render it fit for the market or sale of such produce। ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस पे फोकस कीजिए। इस बात को समझने से पहले ऐसे समझिए, क्या है खेती, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या है। हम बीज लगाएंगे, क्या है, एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, हाँ। उसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब कुछ डालते हैं, ये भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, हाँ। खेतों में पानी डाल रहे हैं, ये भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, हाँ। फसल काट के निकाल रहे हैं, ये भी क्या एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, हाँ। अब ये प्रोसेसिंग क्या चीज है, एक्चुअली बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ना बस फसल काट दिया और बिक गया ऐसा नहीं होता, कुछ और भी काम करना पड़ता है। जैसे, और प्राय सभी फसल में ऐसा करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग क्या होती है, जैसे आलू जो होता है वो जमीन के नीचे से निकलता है, ठीक है, तो आलू पे ना बहुत सारी मिट्टी लगी होती है, ठीक है। जो बच्चे गांव के हैं वो और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से, ठीक है। शहर वाले बच्चे और जो बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले हैं वो तो इतने सुंदर सुंदर पैकेट में आलू पैक होके उनके घर में आता होगा, उनको पता ही नहीं होता होगा कि आलू पे मिट्टी भी लगी होती है, राइट। तो आलू पे जो मिट्टी लगी होती है उसको झाड़ना ओढ़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, राइट। उसके बाद और क्या करना पड़ता है, उसको 50 किलो का, 100 किलो का, वॉटेवर जो भी बोरा होता होगा उसमें पैक करना पड़ता है। फिर इसके बाद ये आलू बिकता है, तब ना ये मंडियों में जाता है, बिकता है। तो कोई एक मजदूर होगा जो आलू की खेती किया, फिर वही उसी में से कुछ मजदूर क्या किए होंगे, आलू को निकाले होंगे जमीन में से, कुछ मजदूर फिर साफ सफाई किए होंगे आलू की, फिर कुछ लोग बोरा में पैक किए होंगे। ये सारा काम खेती है। खेती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता फसल उगाना, फसल काटना भी खेती है, उसको फसल को साफ सुथरा करके बोरे में पैक कर देना भी खेती है, क्योंकि ये सब करने के बाद ही तो माल बिकेगा भाई। तो जो मजदूर ये सब काम कर रहा है उसे भी जो मजदूरी मिल रही है वो भी खेती की मजदूरी है। बात समझ में आया, उसकी भी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, हमने आलू उगाया, ठीक है, आलू से फिर चिप्स बनाया और चिप्स बना के बेच दिया, तो जो चिप्स बनाने वाली मजदूरी है जिसको मिली है, क्या वो भी खेती की इनकम है? नहीं, आलू से चिप्स नहीं बनाना है भाई साहब, ठीक है। राहुल गांधी तो कहते हैं आलू से सोना भी बन जाता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, राइट। लेकिन ये सब बात नहीं करनी है अभी यहाँ पे, ठीक है। आलू को आलू की तरह बेचने के लिए, फिर से सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, आलू को आलू की तरह बेचने के लिए जितना काम करते हो वो खेती है। आलू आलू की तरह ही बिकना चाहिए, ठीक है। मतलब आलू पे कुछ ऐसा काम मत कर दो जिससे चिप्स बन जाए। अगर आलू पे तुमने ऐसा काम कर दिया जिससे चिप्स बन गया तो वो खेती नहीं है। आलू पे तुम जितना मर्जी उतना काम करो, जो मर्जी करो, लेकिन वो बिकेगा आलू कहला के ही, तो वो खेती है। अब समझे? अरे आलू को साफ करोगे तो भी तो आलू ही कहलाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना आलू को साफ कर दोगे कुछ और कहलाएगा, बोरे में पैक कर दोगे तो कुछ और कहलाएगा, अभी भी आलू ही है वो, इसलिए वो खेती है। अब समझ में आया? लेकिन आलू को हम कुछ काम उस पर और किए, इतना काम कर दिए कि आलू से क्या बन गया, चिप्स बन गया, तो फिर वो खेती नहीं है। जैसे टमाटर से केचप बना दिए तो क्या ये खेती है? नहीं, टमाटर से केचप बनाना खेती नहीं है, टमाटर को पैक करके टमाटर की तरह बेच देना यहां तक खेती है। तो ये कहता है सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट, ताकि वो मार्केट के लिए फिट हो जाए, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाए। इतना काम करिए कि आलू मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, एनी इनकम डेराइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग, फार्म हाउस और लैंड यूटिलाइज इन कनेक्शन विद कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये क्या चीज है, हमने किसी को एक खेती की जमीन दी किराए पे, ठीक है, और इस जमीन पे एक छोटा सा यहाँ पे कॉर्नर में कंस्ट्रक्शन भी है मैंने, लेकिन ये पूरी जमीन किराए पे दी है, बीच में उसमें एक कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, पूरी खेती की जमीन, उसमें कहीं पे एक कंस्ट्रक्शन भी है छोटा सा। अब ये पूरा का पूरा जमीन इंक्लूडिंग दैट कंस्ट्रक्शन ये किराए पे दिया हुआ है। मुझे आपसे अब ये जानना है कि ये पूरा किराया क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? कहता है हाँ, अगर वो जो कंस्ट्रक्टेड हिस्सा था वो भी खेती में यूज हो रहा है। तो अब आप सोचोगे यार जमीन तो खेती में यूज होती है, वो कंस्ट्रक्टेड एरिया खेती में कैसे यूज हो रहा हो सकता है। जैसे हम खेती के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, फरसे होते हैं, मैं नहीं जानता, थोड़ा मुझे कम नॉलेज है इस खेती की, तो जो भी चीज़ें खेती में यूज होते हैं वो सब अगर वहाँ पे रखे हुए हैं सामान खेती में, और क्या मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये सब यूज होते हैं, वो सब हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में रखे हुए हैं, या जब फसल कट के निकलती है तो वो सब कंस्ट्रक्टेड एरिया में रखते हैं। तो यानी वो बिल्डिंग भी जो है वो कहाँ यूज हो रही है? खेती में यूज हो रही है, ठीक है। मजदूर उसके अंदर रहते हैं जो खेती करते हैं, तो अगेन खेती में ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो खेती में यूज हो रहा है तो वो पूरा का पूरा किराया एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज आपको किराया बाइफरगेट करना पड़ेगा। अगर आपने मकान किसी को रहने के लिए दिया है एज सच, ठीक है, वो फैमिली के साथ प्रॉपरली रहता है वो, तो तब वो खेती के लिए नहीं कहलाएगा। अगर खेती के लिए यूज हो रहा है तो कैसे यूज हो रहा है? ऑब्वियसली उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब रखते हो, या खेती के बाद का प्रोड्यूस वहाँ रखते हो, या फिर मजदूर वहाँ पे रहते हैं सारे जो खेती ही करते हैं बस वो, ठीक है। तो ऐसे केस में वो कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है, और इसलिए वो पूरा का पूरा किराया एक्सेप्ट हो जाएगा। As per explanation 3 to section 2(1)(a), income derived from saplings or seedlings grown in a nursery shall be deemed to be agriculture income। ये जो नर्सरी वाले होते हैं, नर्सरी जानते हो ना, जहाँ से आप वो पौधे वौधे खरीदते हो, तो ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये क्या बेचते हैं? ये देखिए सैपलिंग या सीडलिंग ही बेचते हैं। क्या होता है सीडलिंग? अब देखियो, जैसे एक उन्होंने बीज लिया और बीज पे थोड़ा सा मिट्टी चारों तरफ से लगी रहती है, बस मिट्टी में वो बीज ऐसे रहता है और थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ निकल गया है, ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए ये बीज है, ठीक है, इस पे हल्का सा कुछ निकल गया है और इसको ये लोग मिट्टी से कवर कर देते हैं। बस आप जाओगे तो ऐसे करके पकड़ा देंगे आपको, इसको कहते हैं सीडलिंग्स। बस बीज में से थोड़ा बहुत कुछ निकल जाता है बस। अब ये आप घर ले जाओगे और गमले वमले में अपना लगा दोगे। तो कह रहा है कि ये जो नर्सरी वाले हैं जो सीडलिंग्स बेचते हैं, ये भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, यानी इस पे टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा सैपलिंग पे भी नहीं लगेगा। सैपलिंग क्या होता है? सैपलिंग बेसिकली थोड़ा सा बड़ा पौधा होता है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, यानी ये सब या तो ये गमले में लगा देते हैं, नहीं तो व्हाटएवर, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इतना, ठीक है। दिमाग मत लगाना ये कौन सा पौधा सर बनाए हैं, ठीक है, कुछ भी है, पौधा है, ठीक है, इसको कहते हैं सैपलिंग। तो नर्सरी वाले यही सब बेचते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना होता कि 10 फीट का पेड़ बेच रहा है नर्सरी वाला, उठा के 10 फीट का पेड़ ले आए, ला के अपने घर पे लगा दिए। हालांकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि दुनिया में बाकी देशों में, बहुत सारे देशों में बड़े बड़े पेड़ बिकते हैं 20-20 फीट के, 40-40 फीट के। आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारी जगह पे ये सब पेड़ आते भी हैं। सब रईस लोग जब अपना घर बनवाते हैं तो इम्पोर्टेड पेड़ लगाते हैं, सब 40-40 फीट का पेड़ आता है विदेश से, आके सीधे लग जाता है, ख़राब भी नहीं होता है। इस तरीके से सब पैक वैक करके भेजते हैं, समुद्र से आता है जहाज़ पे, बड़ा महंगा पड़ता है। तो बस आपकी नॉलेज के लिए सब बता रहे थे कि बड़े बड़े पेड़ भी बिकते हैं। अगर ये नर्सरी वाले बड़ा वाला पेड़ बेचने लग जाएंगे तो वो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ये जो सैपलिंग सेडलिंग बेचते हैं ना, वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन हम तो अपने देश में किसी भी नर्सरी वाले को ये सब बड़ा बड़ा पेड़ बेचते देखे ही नहीं है। तुम देखे होगे तो बताना मुझे, ठीक है, मेरी भी नॉलेज अपडेट होगी। लेकिन बाहर बिकता है, खूब बिकता है, और हमारे देश में आता भी है, इम्पोर्ट भी होता है। अब आगे है वेदर एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये सब इनकम में ना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नहीं होगी।
तो आइए हम लोग सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं इनफैक्ट कि ये एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी हुज इंटायर इनकम इज डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एक कंपनी है जिसकी खेती की इनकम आती है और वो कंपनी डिविडेंड बांट रही है शेयर होल्डर्स को, तो क्या डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा? नहीं, कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है और वो डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो जाएगी। वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट रही है, तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए क्या है, हम खेती पे के लिए जमीन किराए पे दिए, उसका किराया आता है, एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, लेकिन वो किराया हमें समय पे नहीं दिया सामने वाले ने, तो मैंने उस पर ब्याज भी ले लिया। 1 लाख रुपए किराया लिया और उस पर 10,000 रुपया ब्याज लिया, तो क्या ये ब्याज जो 10,000 रुपये लिया ये भी खेती की इनकम है? कहता है नहीं, जो खेती के जमीन का किराया है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो ब्याज है वो ब्याज की इनकम है, वो अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, क्यों लिए थे? क्योंकि आपने वो उसने समय पे नहीं दिया था किराया, इसलिए आपने उससे ब्याज लिया। नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड इट्स सेल। कोई पेड़ अपने से उग गया और आप उसको बेच दिए, तो खेती की इनकम है? नहीं। अब ऐसा भी होता है कि आपकी खाली जमीन पड़ी थी, कोई पेड़ उग गया और आपने उससे जो फल वल हुआ उसको बेच दिया, तो आप कह रहे हो खेती की इनकम हुई है। अरे खेती कहाँ किए थे तुम, वो तो ऊपर वाला तुमको दे दिया इनकम। ठीक है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, खेती करनी पड़ेगी। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है कंपनी में डिसाइडेड प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, तो वैसे ही वो रेम्यूनरेशन पा रहा है। तो क्या डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर की सैलरी, एक ऐसी कंपनी जो खेती करती है, ठीक है, और डायरेक्टर को खेती से जो प्रॉफिट हो रहा है उसी का एक परसेंटेज सैलरी के रूप में मिलता है, तो क्या वो सैलरी भी खेती की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, वो डायरेक्टर की सैलरी, सैलरी इनकम है, सैलरी एड में जाएगा। ठीक है, नो। तो ये सब आपको याद रख लेना है, ये सब लॉ में स्टैब्लिश्ड है, ये लॉ में बताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें लॉजिक लगाना है, नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे इनकम टैक्स बोल रहा है तो आप थोड़ी ना आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप ये बोल सकते हैं नहीं किराए की इनकम जो आती है सर वो एग्रीकल्चर इनकम हम नहीं मानेंगे। अरे तो आप नहीं मानोगे तो उससे थोड़ी ना चलेगा, देश का कानून ये है। ठीक है, अच्छा आपको उचित नहीं लग रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कल को लॉ बदल भी जाए? हाँ, बदल भी सकता है, कानून बदल भी सकता है। अच्छा, आज की तारीख में एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, ठीक है, इस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन पता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कम लगे ज़्यादा लगे ये एक अलग विषय है, लेकिन टैक्स जरूर लगना चाहिए, हर इनकम पे लगना चाहिए। सरकार को लगता है कि ये इनकम इंकरेज करनी है, प्रमोट करनी है, तो इस पर कम टैक्स ले ले, लेकिन टैक्स ले। पता है इससे अकाउंटेबिलिटी आती है, इससे हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहता है, सरकार को भी पता चलता है कौन कमाता है, कितना कमाता है। ठीक है, तो हर चीज़ रिकॉर्ड पे रहेगा, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहरहाल अब ये सब बात करने का यहाँ तो कोई फोरम नहीं है जहाँ पे मुझे सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि व्हाट द इनकम टैक्स लॉ इज। फिर इंटरेस्ट रिसीव बाय ए मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये क्या है, किसान लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे किसान आप देखेंगे कर्ज ले लेते हैं और वो प्राइवेट मनी लेंडर से ले लेते हैं। ठीक है, और जब प्राइवेट मनी लेंडर से कर्ज लेके वो खेती करते हैं तो जो प्राइवेट मनी लेंडर होता है वो पता है क्या बोलता है, कहता है मेरे पैसे से तुम खेती कर रहे हो, जितना खेती करोगे उसका आधा खेती का फसल हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो किसान है ना, इनको भी नहीं मालूम, पता नहीं फसल कितनी होगी, नहीं हुई तो कैसे कर्ज देंगे। फिर तो आप तो जानते हो, न्यूज़ में भी सुनते रहते हो, कर्ज नहीं दे पाते हैं, ये बेचारे इतने ईमानदार होते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। ठीक है, ये सब बड़े बिजनेसमैन थोड़ी ना करते हैं। बड़े बिजनेसमैन तो अरबों खरबों रुपए का बैंक का कर्ज नहीं पे करते हैं और भाग जाते हैं, फिर तो उसके बाद वो आत्महत्या नहीं करते हैं। ये जो छोटे किसान होते हैं ना, ये बेचारे थोड़ा सा लोन लेते हैं, नहीं पे कर पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये लोग इस तरीके के अरेंजमेंट्स जो प्राइवेट मनी लेंडर्स देते हैं ये एग्री कर लेते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम तुमको कर्ज दे रहे हैं, जितनी फसल होगी उसका आधा देना है। अब फसल कम हुई तो कम देना है, कोई टेंशन नहीं है उनको, ना ब्याज की टेंशन है, न जो मूलधन लिए हैं उसकी टेंशन है। आधा फसल दे देंगे, टेंशन मुक्त हो गए। फसल कम हो ज़्यादा हो तो किसान लोग ऐसा कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न यह आता है कि जो मनी लेंडर था उसको आधी फसल मिली,
अब वो आधी फसल जो उसको मिली उसको वो बेच के कमाएगा पैसा, तो क्या उसकी भी खेती की इनकम है? नहीं, उसने खेती कहां की है? उसके तो जितना भी खेती की फसल से बेच के पैसा आएगा, तो जितना पैसा दिया था उसके ऊपर ब्याज की इनकम है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसने किसान को दिया 1 लाख रुपया, ठीक है, किसान ने उसको फसल दे दी आधी अपनी, अब वो उस फसल को बेचा और 1,30,000 रुपया आ गया उसके पास, तो 1 लाख रुपया तो उसने किसान को, तो 1 लाख रुपया उसका मूलधन निकला और 30,000 ज्यादा निकल गया। समझ में आ रही है बात? 30,000 रुपया उसकी ब्याज की इनकम कहलाएगी। फिर से रिपीट करता हूं, एक मनी लेंडर ने, एक प्राइवेट मनी लेंडर ने जो ब्याज पे पैसा चलाता है, उसने 1 लाख रुपया एक किसान को दिया कर्ज के रूप में और कहा तुम्हारी जो भी फसल होगी आधी फसल हमको दे देना, पैसा वैसा नहीं देना है तुमको वापसी, ठीक है। तो उसने आधी फसल किसान ने दे दी उसको। अब वो जब फसल बेचा, जो मनी लेंडर था उसने फसल बेचा तो 1,30,000 आ गया, तो 1 लाख रुपया उसका मूलधन निकल गया और 30,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा आ गया। ये जो 30,000 रुपया एक्स्ट्रा आया ये ब्याज आया है, ऐसे समझिए, क्योंकि ब्याज ही तो उसको लेना था, लेकिन वो अब ब्याज तो लिया नहीं है उससे, वो फसल लिया है, तो ये ब्याज है उसका, वो खेती की इनकम नहीं है उसकी। ये जो 30,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया ये खेती की इनकम नहीं है, यही बता रहा है यहां पे। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस, ठीक है। हम क्या करते हैं, मेरा ये बिजनेस है कि हम खेतों में पानी की सप्लाई कराते हैं, ठीक है, जिससे फिर फसलों में पानी डाला जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए मेरे टैंकर्स वगैरह हैं, हम वो चलवाते हैं, तो ये मेरी खेती की इनकम नहीं है, ठीक है। पानी का टैंकर वैंकर चलवाते हैं हम, तो वो खेती की इनकम नहीं है। तो किसानों से हम पैसा लेते होंगे ना, वो खेती की इनकम नहीं है। बाकी देखिए, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। अच्छा, ये क्या है? खेती के लिए जिन कैटल्स की जरूरत पड़ती है उनको खाने पीने के लिए हमने जमीन किसी को किराए पे दी है। नहीं समझे? अरे क्या बोलते हैं उसको, बैल चरती है ना, चरती बोलते हैं, हाँ, ठीक है। तो जैसे खेती के लिए जो कैटल यूज हो रहा है वो कौन है? बैल, ठीक है। अब उस बैल को चरने के लिए हमने जहां चरेगी वो जमीन किराए पे दी है। अब समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो जो जमीन का किराया है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। देखिए, खेती करने के लिए जमीन देंगे तो भी एग्रीकल्चर इनकम है, खेती करने के लिए जमीन देंगे किराया का, एग्रीकल्चर इनकम है। अगर हम जमीन अपनी दी है जहाँ पे वो भेड़ बकरी वॉटेवर जो भी, अब मुझे नहीं मालूम कि खेती में किन किन जानवरों का यूज़ होता है, मतलब खेती में जिन जानवरों का यूज़ होता है उन जानवरों को के चरने के लिए, दे कॉल इट एज चरना, चरने के लिए अगर हमने ज़मीन दी है किराए पे, ठीक है, वहाँ पे वो चारा वारा खाएंगे अपना, तो उससे जो किराया आएगा मेरे को वो भी एग्जम्प्ट है। बहुत सारी जगह पे मैं फंस जाता हूँ, जब मुझे लगता है इसके लिए क्या शब्द होते हैं हिंदी में, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इमोशन से, मेरे एक्सप्रेशन से आप तक ये बात पहुँच जाती है, ठीक है। और अगर पहुँच जाती है ना तो ये सब मुझे बताया करिए, पहुँच जाती है, नहीं पहुँचती है तो बताया करिए, कुछ क्वेरी होती है तो वो भी पूछा करिए, ठीक है। सब चीज़ का जवाब देंगे, आपके एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है, तो टेंशन नहीं किया करिए, सब पूछा करिए। और सिर्फ पूछना हो तभी नहीं पूछा करिए, बताया भी करिए। कोई बात अच्छी लगी, आप एक नियम बना लीजिए, हर लेक्चर में जो आपको सबसे अच्छी बात लगी, ठीक है, वो भी बताइए लिख के कि दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट इन दिस लेक्चर। चलिए करेंगे ऐसा, ठीक है। मैं तो कहना भी छोड़ दिया, लाइक कमेंट ये सब तो मैं बोलना छोड़ दिया था, लेकिन पता नहीं क्या मैं बोलना छोड़ देता हूं, आप करना छोड़ देते हो। तो देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक मारने में कुछ नहीं जाता आपका, और मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। हम तो मस्त हो जाते हैं देख के, आपके अच्छे कमेंट्स देख के, ठीक है। अगर मुझे दिखता है किसी वीडियो में नंबर ऑफ शेयर्स खूब अधिक आ रहे हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि बच्चे बड़ा ध्यान दे रहे हैं मेरा, ठीक है। मुझे और ध्यान देना चाहिए उनके लिए भी, और क्या कर सकते हैं हम उनके लिए, ठीक है। तो कीप डूइंग योर पार्ट, आई एम डूइंग माई पार्ट, यू कीप डूइंग योर पार्ट। आगे देखिए क्या है, सैलरी टू एन एक्टिव पार्टनर फ्रॉम अ फर्म हुज एंटायर इनकम इज डेराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर और ऑपरेशन। अब एक पार्टनरशिप फर्म है, खेती से इनकम आ रही है, ठीक है। अब पार्टनर्स को
वो इनकम बांट दी जा रही है। तो क्या ये खेती की इनकम है? आंसर इज यस। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को। कहते हैं सर कंपनी में डायरेक्टर की जो सैलरी थी वो खेती की इनकम नहीं थी, पार्टनरशिप में काहे हो गई? कंपनी में भी तो डायरेक्टर की सैलरी क्यों? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी में जो डायरेक्टर होता है वो सोल ओनर नहीं होता कंपनी का, वो सोल ओनर नहीं होता। कंपनी में ओनर्स जो होते हैं वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, वो ओनर्स हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे कंपनी को संभाल रहा है। सैलरी टू एन एक्टिव पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो इनकम आती है, सैलरी आती है, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर फ्रॉम अ फर्म हुज इंटायर इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अब ये सब आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो आइए समझाते हैं आपको। ये देखो एक अकेला किसान है, ठीक है, ये फार्मर है, ठीक है। इसको खेती से इनकम आई 5 लाख रुपए की। क्या ये एग्जेम्प्ट है? आप कहेंगे हाँ एग्जेम्प्ट है। अब ये फार्मर कहा कि चलो हम लोग और ज़्यादा खेती करते हैं, एक दूसरे किसान के साथ हाथ मिला लिया। ये देखो दोनों लोग हाथ मिला लिए, ठीक है, अपना हाथ मिला लिए, कहे आप मिल के खेती करते हैं, ठीक है। तो जब ये लोग मिल के खेती करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनकम को सिर्फ इनकम की तरह नहीं बांटते हैं। ये लोग पहले अपना अपना कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं, अपना फिर सैलरी लेते हैं, जितना जो काम करता है उस हिसाब से, भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, और फिर उसके बाद जो बच जाता है उसको प्रॉफिट की तरह बांटते हैं। यानी यही जो इनकम अब खेती में पहले 5 लाख आ रही थी इस फार्मर की थी, अब जितना भी खेती से आएगा उसका पहले तो ये कुछ पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में ले लेंगे, कुछ पैसा सैलरी के फॉर्म में ले लेंगे, कुछ पैसा प्रॉफिट के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। यही तो होगा, जो भी कमाई हो रही है उसको ये 3 टुकड़ों में लेते हैं, ठीक है। तो जब हम अकेला किसान ये काम करता था तो इसकी इनकम एग्जेम्प्ट कर देते थे, हम कहते थे खेती की इनकम है। तो अब ये कि 2 लोग मिलके करेंगे तो क्या ये एग्जेम्प्ट नहीं हो जाना चाहिए? अरे एक ही तो बात है भाई, अकेला किसान करता था तो प्रॉफिट बोलते थे, 2 लोग मिलके करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, यही तो बोलेंगे। तो ये पूरा ही एग्जेम्प्ट होना चाहिए, ये भी खेती की इनकम होनी चाहिए। अब आपको थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा होगा कि भाई अकेला होता तो हम प्रॉफिट बोलते हैं, 2 लोग मिल जाते हैं, 3 लोग मिल जाते हैं तो प्रॉफिट नहीं लेते हैं, फिर जो जितना कैपिटल लगाया होता है उसका इंटरेस्ट लेते हैं, सैलरी लेते हैं अपनी, और फिर प्रॉफिट लेते हैं। अगर यही अकेले हो जाए, मान लीजिए कल कोई एक जन निकल जाए यहाँ से, अकेला हो जाए, तो फिर तो जो भी आएगा सब प्रॉफिट ही बोल के लेगा ना, फिर तो इंटरेस्ट, सैलरी ये सब थोड़ी ना बोलेगा। अरे क्या ये फार्मर जो इनकम 5 लाख रुपए आई है किस बात की आई है? क्या ये काम किया है? हाँ काम तो किया ही है। क्या ये पैसे लगाया है? हाँ इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है। अरे तो ये भी 5 लाख रुपए क्यों कमाया है? अरे क्योंकि ये काम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये भी तो इन्वेस्ट करने का ही इंटरेस्ट, सैलरी, पहले काम करने का, इन्वेस्ट करने का पैसे, इन सब का पैसा इनकम कहलाता था। अरे पार्टनरशिप में इसी इनकम का ये सब नाम होता है। कर तो पहले भी वही रहा था, कर आज भी वही रहा है, लेकिन पार्टनरशिप के कानून के हिसाब से, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से हमें ये तोड़ना पड़ता है। इनकम टैक्स देखिए अंदर से चीजों को समझता है, ऊपर ऊपर से नहीं। अरे वही तो बात है भाई, अकेले करता तो प्रॉफिट बोलते, पार्टनरशिप फर्म है तो 3 टुकड़े में बट के मिलेगा, वो वही प्रॉफिट ही है खेती की, ठीक है, एग्जेम्प्ट। इसलिए नहीं तो पता चला ना, कोई भी किसान क्या 2 लोग मिलके काम करेंगे? नहीं, कहेंगे कि अकेले करेंगे तो प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता, मिलके करेंगे तो सैलरी, इंटरेस्ट ये सब लेंगे, टैक्स लग जाएगा। तो आपको पता है क्या होता है, बड़ी खेती कहीं नहीं हो पाती, हर किसान अलग अलग काम करता, ठीक है। 2 भाई भी है तो एक साथ काम नहीं करते, कहते नहीं भाई अलग अलग करते हैं काम, जमीन बांट लेते हैं अपनी अपनी। कम से कम ऐसे तो जमीन तो नहीं बांटेंगे लोग, मिलके काम तो करेंगे। जरूरी है कि नहीं? है जरूरी था। और सच पूछिए तो अंतर भी नहीं है, बात तो वही है। सेल ऑफ ट्रीज रीप्लांटेड इन फॉरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। सेल ऑफ ट्रीज रीप्लांटेड इन फॉरेस्ट। रीप्लांटेड इन फॉरेस्ट का मतलब जंगल में आपने पेड़ लगाया था, अपने से नहीं उगा था, रीप्लांटेड आपने लगाया था, ठीक है, और फिर उसको बेचा वेचा कमाया, तो ये एग्रीकल्चर है। अपने से उग गया होता तो नहीं था, लेकिन अपने से उगा नहीं है, आपने जंगल में रीप्लांट किया है, यानी पेड़ काटा था फिर लगाया भी है।
तो जो लगाया है अब उसको बेच के कमाएंगे, तो यस एग्रीकल्चर इनकम है। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज ऑफ एनी एग्रीकल्चर क्रॉप, ये क्या है? देखिए जब हम खेती करते हैं तो फसल अगर हो जाती है वो बेच के कमाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है तो अगर हमने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है वो भी क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। क्योंकि फसल नष्ट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, यही फसल अगर नष्ट ना हुई होती, बेचे होते, तो क्या मिलता? एग्रीकल्चर इनकम ही तो आता, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मान लीजिए नष्ट हो जाएगा तो किसान, अगर सरकार कहती नहीं जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा वो टैक्सेबल है, वो खेती की इनकम नहीं है, तो बेचारा किसान कहता क्या नहीं किए भाई, फसल तो लगाए ही थे, सब कुछ किए, ठीक है। एक तो नष्ट हो गया, इस बात का दुख अलग है, मोदी जी अलग से आप अलग दुख दे दीजिए हमको कि अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ रहा है उस पर टैक्स लेंगे। अरे पहले क्या कम दर्द था कि फसल नष्ट हो गई, और क्या हमने खेती की कि नहीं की ये तो बताओ? खेती तो की ना हमने, ठीक है। तो खेती का ही पैसा आ रहा है, अगर यही फसल हो गई होती तो बेच के कमाते, नहीं हुई नष्ट हो गई तो भाई इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम डेराइव फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, बीज बेच के भी जो पैसा आएगा एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, फूल के पौधे लगाते हो, ये नहीं कि सब्जी के फल के पौधे लगाते हो, आप फूल के भी पौधे लगाएंगे तो भी खेती की इनकम है भाई। फूल के पौधे लगाएंगे तो फूल उगेगा, फूल बेचेंगे आप तो भी खेती की इनकम है। क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होता है? लताएं जो बेची जाती हैं, लताएं आप कैसे समझाएं? बहुत सारे फूल जो होते हैं वो लताओं के रूप में होते हैं, मनी प्लांट भी लताओं में होता है, ठीक है। तो इन सब की भी जो खेती है वो एग्रीकल्चर इनकम है। लताएं समझ गए ना, जो ऊपर ऐसे चढ़ता नहीं, उसको बांधना होना पड़ेगा, वो क्रीपर्स है, वो सारे पौधे वो क्रीपर्स हैं जो लटक के गिर जाते हैं, जिनको बांधना पड़ता है रस्सी से। रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये मैंने बताई दिया। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बैम्बू, बांस की अगर आप खेती करते हो तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम देता है आपको, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अब ये समझ लीजिए कि ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, अच्छा गेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, अगर हम एक चरते हैं लाइव स्टॉक, उसके लिए जमीन देते हैं तो वो इनकम एग्जम्प्ट है। ये ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक क्या है? ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, आप समझ गए ना। मेल एनिमल और फीमेल एनिमल होंगी तो उनको हम इंकरेज करते हैं फॉर सेक्सुअल, ताकि उनको बच्चा हो, राइट। तो इस एक्टिविटी को कराने के लिए जो इनकम मिलती है, ठीक है, मतलब अगर आप इससे रिलेटेड डॉक्टर हैं या व्हाटएवर जो भी, ठीक है, आई डोंट नो कौन करता है ये सब, ठीक है। तो इससे जो इनकम आती है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन वगैरह से जो इनकम है नॉन एग्रीकल्चर है। फिशरीज से जो इनकम आती है नॉन एग्रीकल्चर है, मछली पालन से नॉन एग्रीकल्चर है। डेयरी फार्मिंग, इससे भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम आती है, तो ये सब नॉन एग्रीकल्चरल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये मजेदार चीज है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ इनकम विच इज पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली फ्रॉम बिजनेस। टाटा टी का एड सुना है आपने? उस एड में बोलता है चुन चुनकर बागानों से लाए हैं। टाटा टी कंपनी अपने एड में, एडवर्टीजमेंट में बोलती है कि हम चुन चुनकर बागानों से ये पत्तियां लाए हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आपके लिए एक टाटा टी बनाते हैं। क्या टाटा टी कंपनी अपने प्रचार में ये बात सच बोलती है? आंसर इज यस, सच बोलती है, 100% सच बोलती है। टाटा टी के अपने चाय के बागान हैं, ठीक है। वो चाय के पौधे लगाती है, उस पे से चाय की पत्ती तोड़ती है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करती है और फिर चाय बना के है, उसको पैकेजिंग करती है और फिर टाटा टी के नाम से बेचती है। यानी टाटा टी कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी कर रही है। तो जो चाय की एक पैकेट, चाय पत्ती की एक पैकेट टाटा टी ने बेची, तो उससे जितना भी कमाया, क्या वो बिजनेस की इनकम है? नहीं, अरे उसके अंदर चाय के पौधे भी लगाए गए थे, ठीक है। चाय के पौधे लगाए गए, खेती की गई, फिर पत्तियां आई, फिर वहां से बिजनेस शुरू हो गया भाई। पत्तियां तोड़ा, उसके बाद से बिजनेस शुरू हो गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई, पैकेजिंग की गई, फिर बेचा गया। लेकिन एक लेवल तक तो बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें एक लेवल तक एग्रीकल्चर होता है, उसके बाद क्या होता है, बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए हम खुद टमाटर के पेड़ उगाते हैं, और टमाटर के पेड़ नहीं, टमाटर उगाते हैं, ठीक है।
मान लीजिए हम टमाटर उगाते हैं और उसके बाद वही टमाटर तोड़ते हैं और उसी से केचप बना के बेचते हैं, तो क्या हम इससे बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, हम खेती प्लस बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर टमाटर मार्केट से खरीद के केचप बनाते हैं तो बिजनेस कर रहे हैं। अगर चाय मार्केट से चाय पत्तियां खरीद के उसकी बस प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके बेच दे रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन चाय का पौधा लगा रहे हैं और फिर सब सारा कुछ कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। आप समझ गए? जैसे हम आलू खरीद के चिप्स बना दे तो हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस। लेकिन आलू खरीदे नहीं, आलू उगाए, फिर आलू निकाले, फिर चिप्स बनाए और बेचे, तो खेती भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। लेकिन खेती की इनकम अलग से, अब इनकम क्या चीज की आ रही है? इनकम तो एक जगह आ रही है भाई, चिप्स बेच के जो इतना कमाए, तो ये इनकम को बांट दिया जाता है। केचप बेच के जितना इनकम आए उसको बांट देंगे। अगर टमाटर भी उगाए थे तब, ठीक है, चाय पत्ती भी उगाए थे, मतलब चाय के पौधे लगाए थे और फिर चाय पत्ती वगैरह प्रोसेस करके बेचे, तो जितनी भी इनकम आएगी उसको बांट दिया जाएगा। तो टाटा टी कंपनी की इनकम को ना स्प्लिट कर दिया जाता है इनटू एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, और जितना नॉन एग्रीकल्चर होता है बस उसी पे टैक्स दिया जाता है। तो नॉन एग्रीकल्चर कितना होता है और एग्रीकल्चर कितना होता है, यही देखिए। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। ग्रोइंग मतलब पौधे लगाना, मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, दोनों काम कर रहे हैं, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया करते हो तो प्योर बिजनेस है भाई, फिर नहीं बांटना है। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया बांटना पड़ेगा। इसमें एग्रीकल्चरल 60% है, ज्यादा एग्रीकल्चरल मान रहे हैं, कम ही बिजनेस मान रहे हैं। 40% नॉन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस, ये बिजनेस माना जाएगा। तो हम आपको बिजनेस कितना है वो याद नहीं कराएंगे, बस एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है ये याद कराते हैं। तो भाई 60 अगर एग्रीकल्चर है तो 40 नॉन एग्रीकल्चर होगी। 2% याद रखोगे, भूल जाओगे, एक ही याद रखो एग्रीकल्चर, क्योंकि हम आपको एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा भी तो क्या रहे हैं अभी, एग्रीकल्चर इनकम ना, तो एग्रीकल्चर इनकम का परसेंटेज याद करा देते हैं आपको। तो आप याद रखेंगे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया, ठीक है। नहीं याद रहे तो ऐसे बोलो टाटा टी, बस। जैसे टाटा टी अगर 1 करोड़ रुपया कमाएगी तो पता है उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी बिजनेस की? 40 लाख, और 60 लाख मानी जाएगी खेती की। 1 करोड़ रुपया अगर टाटा टी कमाती है तो बोलेंगे 60 लाख खेती की इनकम है और 40 लाख बिजनेस की इनकम। बस 40 लाख पे टैक्स देना है, 60 लाख पे नहीं देना होगा, ठीक है। दूसरा रबर। रबर का मतलब क्या है? रबर के पौधे लगाए, ठीक है, फिर उसमें से रबर एक्सट्रैक्ट किए, फिर बेचे, तो 65% एग्जेम्प्ट हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम। ऐसे याद रखो, टाटा टी 60, रबर 65, फिर 75 किसका है? सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाई सेलर। कॉफी का पौधा लगाए, ग्रोन किए और क्योर किए। क्योर करने का मतलब क्या होता है? जैसे कॉफी जब उगती है ना तो उसमें छिलके विलके होते हैं, मालूम है? कॉफी का कभी पौधा देखना, शहर वाले तो नहीं देख पाएंगे, मेट्रो वाले तो कभी ही नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो तो जमीन में भी नहीं रहते हैं, 20वें फ्लोर पे रहते हैं, जमीन भी नहीं देखी है, बहुत कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्योर्ड बाई ग्रोन एंड क्योर्ड बाई सेलर। तो ग्रोन का मतलब हो गया पौधा लगाना, और क्योर का मतलब हो गया वो जो उसके ऊपर छिलका विलका होता है ना वो सब साफ ऑफ कर देना, ठीक है। और फिर वो क्योर करते हैं, उसको साफ ऑफ करके छिलका विलका उसको बेच दिया जाता है। तो उसमें कहता है 75% जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। अब देखिए बिजनेस है ही कितना, कॉफी ग्रो की है उसके बाद बस साफ सिर्फ ही तो की है छिलका विलका, थोड़ा सा ही तो बिजनेस का काम है बस, और फिर पैकेजिंग की होगी, बेच दिए, ठीक है। तो 75% एग्रीकल्चर है। तो हमको क्या ऐसे याद रखें? टी, रबर, कॉफी 60, 65, 75 याद हो गया? टी, कॉफी, टी, रबर, कॉफी, टी, रबर, कॉफी याद हो रहा है? 60, 65, 75। और फिर देखिए लास्ट में, सेल ऑफ कॉफी ग्रोन होना चाहिए, क्योर्ड होना चाहिए, रोस्टेड होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्या होता है? बाई सेलर इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी, विद और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट, ये हो सकता है और मिलाया हुआ हो, ना भी मिलाया हो, कोई बात नहीं। ये क्या मतलब? एक बात आपको बता दें, जो कॉफ़ी होती है ना प्योर फॉर्म में अगर हम आपको कॉफ़ी दे देंगे तो आप पी नहीं पाएंगे। आपके घर में जो कॉफ़ी आती है ना वो पता है वो कौन सी है? नेस्कैफे की। उसमें क्या क्या किया गया है? उसमें पहले वो कॉफ़ी के पौधे लगाए गए, कॉफ़ी के बीज को के छिलके के हटाए गए, फिर उसके बाद उसको भूजा गया है, भूज के उसका जो कड़वाहट है उसको निकाला जाता है, उसमें बहुत कड़वापन होता है वो निकाला जाता है। इतने से भी कड़वापन निकलता नहीं है, फिर उसके बाद उसको चॉकलेट के साथ भूजा जाता है,
मतलब उसमें फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। अरे आप ऐसे समझो, आप किसी बड़े सीसीडी में जाइए, ठीक है, या किसी बड़े होटल में जाइए, तो आप देखेंगे कॉफ़ी के भी 50 फ्लेवर लिखे रहते हैं। सिर्फ कॉफ़ी नहीं लिखते हैं, कॉफ़ी के भी 50 फ्लेवर लिखे हुए हैं। 2-4 की बात नहीं कर रहे हैं, 40-40, 50-50 फ्लेवर्स लिखे हुए हैं। तो वो क्या है, कॉफ़ी में फ्लेवर्स ऐड करते हैं जनरली, ठीक है, तब वो इस तरीके से यूज़ होता है। तो नेस्कैफे जो है वो ये वाली वेराइटी है, वो नेस्कैफे यहाँ आएगा इस वाली में, वो इसमें नहीं आएगा। ग्रोन इन क्योर नहीं है, मतलब जो घर में आपकी कॉफ़ी यूज़ होती है ना, वो चौथी वाली कैटेगरी है। उसमें बिजनेस बहुत ज़्यादा किया गया है। उसमें कॉफ़ी को सिर्फ छीला नहीं गया है, उसके छिलके, उसको भूजा गया है, फिर उसको पता नहीं क्या क्या किया जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कुछ किया जाता है, ज़्यादा कुछ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एग्रीकल्चर बस 60% है। तो अब याद रखने का तरीका क्या है, हम इसको कहते हैं घर वाली कॉफ़ी, और ये जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी ग्रोन इन क्योर्ड, हम इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल कॉफ़ी एक्चुअली, ठीक है। ये सब होटल वाली, ये बड़े पैकेट में आता है, ये 1 किलो 5 किलो की पैकेट होती है ये सब, ठीक है। ये जो 100 ग्राम 50 ग्राम आधा किलो वाले पाउचेस होते हैं ना, ये सब नेस्कैफे वगैरह बेचते हैं, ये सब में, ये सब होटल वाले लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रॉ कॉफ़ी लेते हैं, फ्लेवर अपने हिसाब से मिलाते हैं उसमें, ठीक है, तभी तो 50 फ्लेवर की कॉफ़ी बना पाते हैं, अपने हिसाब से फ्लेवर मिलाते हैं, ठीक है। किसी में ज़्यादा चॉकलेट रहेगा, कम चॉकलेट रहेगा, अलग अलग तरीके की वो बनाएंगे अपना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, टाटा टी एंड नेस्कैफे, टाटा टी एंड नेस्कैफे, ये कहाँ जाएगा, ये 60, रबर 65, और इंडस्ट्रियल कॉफ़ी जो है वो 75। देखिए, जो कॉफ़ी आपके घर में आ रही है, क्या उसमें बिजनेस का एलिमेंट अधिक है? ऑब्वियसली अधिक है बिजनेस का एलिमेंट, क्योंकि उसमें ज़्यादा काम हुआ है, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर कंपोनेंट कम है, 60 ही है। देखिए, इंडस्ट्रियल कॉफ़ी में कंपोनेंट कितना है, 75 है। अच्छा, आपके एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक चीज और दी हुई है कि फॉर ऑल अदर बिजनेस, बाकी बिजनेस में जैसे आलू उगा के चिप्स बना दिए तब, टमाटर भी उगाए और फिर केचप बना दिए तब, तो कहता है इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम द मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज टू बी डिडक्टेड, ठीक है। इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बी डिडक्टेड। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम। इसका मतलब क्या है, हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके एक्टिविटी किया, इससे हमने टोमेटो ग्रो किया और फिर इस टोमेटो से हमने केचप बना दिया, ठीक है। और केचप बिचा कितने का, 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कैसे बांटा जाए, इसको कैसे बांटा जाए। तो कह रहा है कि जो टमाटर तुम यूज़ किए थे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, उस टमाटर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए थी। तो कह रहा है 1 लाख रुपए आपका जाएगा एग्रीकल्चर में और 4 लाख रुपया जाएगा आपका बिजनेस में जाएगा 4 लाख रुपया। तो बाकी सभी चीज़ों में टी, कॉफ़ी और रबर का तो परसेंटेज बता दिया सरकार ने। बाकी में कहता है कि खेती वाला जो भी, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसका आपने इस्तेमाल किया है बिजनेस में, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू थी वो खेती वाली इनकम है, और बाकी जितना एक्स्ट्रा आपके पास आ गया वो बिजनेस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम के लिए बाकी सारा इंपॉर्टेंट था। टी, कॉफ़ी, रबर का परसेंटेज याद रखना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। So this was all about agricultural income, apart from just one thing कि एग्रीकल्चरल इनकम होने की वजह से नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स बढ़ जाता है, ये आपको बताया था। क्योंकि आपके पास अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आप तो अमीर आदमी हो गए ना, तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स हम कैसे लेंगे, जिस स्लैब में आप पहुंच रहे हो एग्रीकल्चर इनकम मिला के। तो ये वाला पोर्शन जो टैक्सेशन वाला पोर्शन है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में आपको एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, उसकी एग्जेम्पशन, ये सब कुछ पता चल गई।